आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रायचंदानी। ये मध्य प्रदेश के बहुत जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट हैं और इनसे मेरा रिश्ता ये है कि ये 93 बैच के हम दोनों। और जैसे कि साइकियाट्रिस्ट बहुत हम्बल होते हैं तो ये मुझे फिर भी सर बोलते हैं, हमारे बैचमेट होने के बावजूद भी। और इनसे मेरा एक और रिश्ता है, वो ये कि इनके 3 बहुत ही क्यूट बच्चे जिनका मैं डॉक्टर भी रहा हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन। और भगवान से यही मनाऊंगा कि इनकी ज़रूरत मुझे ना पड़े। तो डॉक्टर रायचंदानी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे ये पूछना है कि पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या साइकियाट्रिस्ट खुद साइकियाट्री डिसीज या जिसको बोलते हैं पागल हो जाते हैं लेमैन वर्ड में, क्या वैसा हो जाते हैं? ऐसे बोलते थे पहले। जैसे हम लोग जिस टाइम पे ये ब्रांच के बारे में डिसाइड कर रहे थे कि इसमें पीजी करना चाहिए कि नहीं, तो हमें भी काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला, चाहे वो मेडिकोस हों चाहे फैमिली में हो, कि उनके ऊपर भी असर आ जाता है। बट मैं यही बोलूँगा कि आपको मेरे में कोई चेंज लग रहा है कि आप मुझे 20 साल से जानते हैं। यू आर सो मच बैलेंस, वन ऑफ द बेस्ट एवर माइंड आई हैव सीन। तो इसमें यही बोलूँगा कि जिसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ जेनेटिकली कैरी करते हैं, हम लोगों की कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होती है। जैसे आपके डिजीज, आपके केसेस में भी होता है कि कुछ लोग किसी एस्मा के लिए वल्नरेबल है, या तो उस तरीके से अगर कुछ इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटीज़ को अगर छोड़ दें तो केवल एनवायरनमेंट से कि आप पूरा टाइम मेंटली इल देखो या साइकोटिक पेशेंट देखो, उनका असर आप पे आ जाए, ऐसा होता नहीं है। एक समय पहले जब बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूलाइजेशन की प्रैक्टिस होती थी, जहाँ क्लोज कन्फाइंड एनवायरनमेंट में साइकेट्री पेशेंट को देखा जाता था, या केवल मेंटल असाइलम और मेंटल हॉस्पिटल सेटअप में होते थे 30, 40, 50 साल पहले, और न्यूरोटिक प्रैक्टिस कुछ नहीं होता था, तो कभी कभी किसी में भी हम लोग भी सुनते थे। लेकिन ये केवल मिथ बोलूँगा, इसमें मैं यही बोलूँगा कि अभी साइकेट्री डिजीजेस इतनी वैरायटी और इतनी वास्ट हैं कि आप किसी एक प्रकार की डिजीज़ के साथ तो घिरे हुए नहीं हो। तो ये एक जो कॉमन है कि ये लोग केवल पागलों का इलाज करते हैं और अल्टीमेटली ये लोग खुद भी पागल हो जाते हैं, तो एक बहुत ही जनरलाइज सा स्टेटमेंट है। तो इट इज़ अ मिथ है, क्योंकि लोग उसी तरह से किसी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उनको वही दिखाई देने लगता है। ऐसा भी होता है ना कई बार। अब आप लोग डी एडिक्शन भी तो करते हैं, बट आप तो टीटोटलर हैं। हाँ जी, डी एडिक्शन करते हैं आप तो, ठीक है। तो मतलब एडिक्टेड हार्डकोर, एडिक्टेड स्मैक वगैरह, और उन लोगों को भी आप ट्रीट करते हैं, है ना? हाँ, तो इसलिए ये केवल तब की बात है, जैसे एक मूवी आई थी खामोशी, वहीदा रहमान थी, उसमें वो नर्स का काम करती थी मूवी में, और ऐसे दिखाते हैं एंड में कि राजेश खन्ना का इलाज करते करते फाइनली वो किसी अलग तरीके से ट्रीटमेंट ऑप्शन को लेते हैं, और जैसे ही वो डिस्चार्ज होके जाता है तो वो डिजीज हो जाती है। ये तो काल्पनिक हो गई बात, बट अल्टीमेटली इंस्टीट्यूलाइजेशन से कोरिलेट किया जाता था। ओके। तो डॉक्टर ओपी रायचंदानी इस संभाग के बहुत ही जाने माने साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ ही मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर साइकियाट्री और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकियाट्री भी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि किसी नए लड़के को जो नीट दे रहा है आज, यदि वो साइकियाट्रिस्ट बनने की सोचता है तो कैसे बनेगा वो? मतलब उसका रूट, एक तो नीट यूजी दे के एमबीबीएस माना पड़ेगा जी, फिर उसके अलावा डीएनबी के थ्रू साइकियाट्री ले सकता है। मतलब नीट पीजी देगा। हाँ, उससे फिर काउंसलिंग के थ्रू वो एमडी साइकियाट्री, हाँ, या फिर डीएनबी साइकियाट्री कर सकता है। कुछ जगहों पे डीपीएम भी हो रहा है, डिप्लोमा। हाँ, डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन। नॉर्मली 2 डिग्रियां साइकियाट्री में मिलती हैं, एक मास्टर्स डिग्री एमडी। साइकेट्री इज अ ब्रॉड टर्म जो यूज़ किया जाता है, और कई बार ऐसा भी बोलता है कि मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन में एमडी, ठीक है, मतलब एमडी साइकेट्री या साइकोलॉजिकल मेडिसिन में एमडी। ये 2 डिग्रीज को गजट में ऑथराइज है कि आपको अगर ये 2 डिग्रीज हैं तो आप क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है, और इवन डीपीएम भी, डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में कंफ्यूज होते हैं, तो इस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपकी जर्नी थोड़ा जानना चाहूँगा, कैसे आपने ये ब्रांच पिक की जिसमें बहुत सारे उस वक्त तो टैबू थे। हम लोग 93 एमबीबीएस बैच थे, तो 99 में हमारा एमबीबीएस खत्म हुआ है, हाँ, इंटर्नशिप। तो उस समय मेरे ख्याल से बहुत टैबू थे, क्योंकि मेरी भी चॉइस, वन ऑफ द चॉइस थी साइकियाट्री।
तो उस समय आपने कैसे लिया ये? बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि उनकी ये फर्स्ट चॉइस थी, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरी फर्स्ट चॉइस मेडिसिन ब्रांचेस थी। जैसे आपकी ब्रांच पीडियाट्रिक्स, मुझे ज़रूर लगता था कि मुझे पीडियाट्रिक्स में एमडी करना चाहिए। सिमिलरली मुझे मेडिसिन, स्किन, साइकेट्री, ये चारों उस समय पे मेडिसिन ब्रांचेस मानते थे एंड आई वाज इंटरेस्टेड। लेकिन साइकेट्री में सबका ओरिएंटेशन नहीं रहता है, तो यहाँ पे ये मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा कि यूजी डेज में या एमबीबीएस डेज में, मतलब हमारे जो क्लोज कम्युनिटी है, तो उसमें किसी न किसी को जब कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे किसी को हेडेक है, और उस टाइम पे मुझे पहली बार पता चला कि पैनिक अटैक क्या होता है, किसी को टेंशन हेडेक, लाइक हम लोग हेडेक हमेशा माइग्रेन या ऐसा ही सोचते थे, देन समझ में आया कि टेंशन हेडेक क्या होता है। काफ़ी लोग जीआई सिम्टम से आते थे, और इवेंचुअली हम जब किसी गैस्ट्रो वालों को दिखाते थे तो वो साइकेट्री में रेफर कर देते थे। सिम्टम्स होते थे। हाँ जी, देन आई रियलाइज कि ये तो बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉड डोमेन है, और मेरे एक पर्सनालिटी में से पीस मेकर जैसा भी काम था। जिसके भी झगड़े होते थे कॉलेज में या घर में, तो ज़रूर मेरे से डिस्कस करते थे। घरों में भी, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिलीज में हैं, तो काफ़ी छोटे मोटे झगड़े होते हैं, कभी सास बहू के या कभी हस्बैंड वाइफ में, तो उसमें भी मुझे कई बार इंटरवीन करने के लिए होता था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी हॉबी जैसा ही था कि आप किसी को भी सुन रहे हो, उनकी प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे करके कुछ ओरिएंटेशन आया, और फिर जैसे ही रैंक आया, ऑल इंडिया में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो मेरी रैंक ऐसे फंसी कि अगर मुझे कहीं अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, क्योंकि ये मैंने सोच लिया था कि मैं भोपाल से बाहर करूँगा एमडी, और उस समय हमारे एक रोल मॉडल थे, वो बॉम्बे से पीडियाट्रिक्स कर रहे थे, वो हमसे सीनियर थे। तो मेरी ऐसी रैंक तो नहीं थी कि मुझे एमडी पीडियाट्रिक्स केईएम से मिल जाती, लेकिन ऐसी रैंक थी कि मुझे साइकेट्री, स्किन, एनेस्थीसिया, ये सब मिल सकते थे। तो उस समय पे आई वॉज स्टक कि मैं तो साइकेट्री लूँगा। तो जब मैंने लिया भी, तो इट वॉज द लास्ट सीट जो मुझे साइकेट्री की मिली बॉम्बे में ही, और मेरा एमपी का भी रिजल्ट आ गया था, और 1 महीने के बाद वो काउंसलिंग थी। तो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्लैरिटी दे दूँ। आपने भोपाल जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से एमबीबीएस किया, हाँ, और एमडी आपने कहाँ से किया? बॉम्बे सायन हॉस्पिटल मुंबई से एमडी साइकेट्री किया। हाँ, अब नाउ यू कैन। ओके। तो उस दौरान जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे तुरंत ज्वाइन करना था, और जैसे हम बिल्कुल डे स्कॉलर थे, तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकले थे, तो घर वालों को 2 ही रिजर्वेशन थे कि ये तो बहुत ही घर में ही रहता है ज़्यादातर, बाहर कैसे जाएगा, या फिर साइकेट्री ही क्यों, जब एमपी की काउंसलिंग आने वाली है अगले महीने, तो हो सकता है यहाँ से भी कुछ और अच्छा मिल जाए। और उस दौरान साइकेट्री एमपी में नहीं होती थी, मतलब हमें बाहर से ही, ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है या अलग से आपने निम्हांस का एग्ज़ाम दिया हो, तो आप साइकेट्री ले सकते हो। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तो मुझे इतना अच्छा सपोर्टिंग माहौल मिला। मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर आपको एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, जिस ब्रांच में आप कर रहे हो वहाँ पे आपको पेशेंस और डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मिल जाए, तो आपके लिए बिल्कुल ये सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। तो 1 ही महीने के अंदर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा, इतना मज़ा आया वहाँ पे। तो केवल फैमिली के वजह से मैं काउंसलिंग में आया एमपी की, बट आई डिडंट ऑप्ट। मुझे लग रहा था मैं अगर कुछ भी लेता हूँ तो सीट वेस्ट होगी, किसी और को मिल जाएगी, तो मैंने वो ड्रॉप कर दी अपनी सीट, जो मुझे एमपी से कुछ मिल सकता था, जैसे जबलपुर में, भोपाल में कुछ ऐसी ब्रांचेस थी जो मैं ले सकता था, बट देन आई डिडंट पिक, देन आई नेवर टर्न बैक, और मैंने वो बॉम्बे में कंटिन्यू किया। विद इन 1 मंथ आपको साइकेट्री अच्छी लगने लगी। और सायन में गया हूँ एक HIV ट्रेनिंग पर 5 डेज की, तो वो बहुत बिजी हॉस्पिटल है ना, बहुत ज्यादा पेशेंट्स है, और धारावी जो है एशियाज बिगेस्ट स्लम, उसके अराउंड है। डिपार्टमेंट में हमारी फैकल्टी के अलग अलग क्वालिटी समझ में आई। मेरे अंदर थोड़े न्यूरोटिक ट्रेट्स भी थे, लाइक मैं थोड़ा शाय, इंट्रोवर्ट या इनहिबिटेड पर्सनालिटी थी मेरी। और जैसे ही मैंने अपनी ब्रांच ली डिपार्टमेंट में, तो मतलब मेरे को भी जब प्रेजेंटेशन करने थे या डिस्कशन करना था, तो वहाँ पे मुझे कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं फील कराया गया। एंड आई थिंक वो हमारी ब्रांच के लिए बहुत अच्छा है कि आपको एक अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट मिला, जो आपको घर में मिलता है, वैसा ही मुझे डिपार्टमेंट में मिला।
और उससे मेरी ग्रूमिंग हो गई। और 2 साल के बाद, पीजी के 2 साल के बाद जो 3rd ईयर था, उसमें सब लोगों का ये कहना था कि इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जब ये ज्वाइन किया था और अभी 2 साल बाद इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या बात करना या बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। तो कई बार मैं अपने बॉस से पूछता था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में 1-2 लोगों ने बाद में मेरे से ज्वाइन किया जिनके अंदर कुछ साइकोसिस जैसे सिम्टम्स थे, मतलब हमारे ही कलीग। तो हमें समझ में आया कि ये तो ऑलरेडी साइकोटिक है, तो इन्होंने साइकेट्री ब्रांच कैसे लिया, क्योंकि वो पेशेंट के साथ बात करने में भी उनको हेलुसिनेशन जैसा होता था। तो ये तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिकेशन है ना, कि अगर आपको ऑलरेडी कोई डीप रूटेड साइकेट्रिक डिजीज है और आप इसी ब्रांच पे आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। हमारे बॉस हमें बोलते थे कि न्यूरोटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्रांच है, आपके खुद के जो फियर्स हैं, खुद के फोबियाज हैं, खुद के जो टेंशन है, आप इस ब्रांच से खुद ही डील कर सकते हो। बट अगर थोड़ी भी बॉर्डर लाइन साइकोटिक स्टेट है तो यू शुड नेवर टेक इट्स साइकेट्री, बिकॉज इट इज वेरी चैलेंजिंग अदरवाइज। ओके, और सेल्फ अवेयरनेस मतलब एक तरह से क्रिएट होने लगती है, हाँ, दूसरों को देखते हुए, सुनते हुए कि हम अपने आप को भी ज्यादा पहचानने लगते हैं। हाँ, जैसे हम लोग अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, तो वो काउंसलिंग हमें भी तो हिट करती होगी। तो मुझे आपकी बात से समझ आया कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होना इस ब्रांच के लिए बेटर है, जैसे कि आप दूसरों को सुनना चाहते हैं, ह्यूमन ब्रेन को समझना चाहते हैं, काउंसलिंग करने में आपको मजा आता हो, है ना? जी। तो ये ब्रांच उस हिसाब से ठीक है। सपोज किसी की पर्सनैलिटी में सब नहीं है, हाँ, तो क्या वो ले, तो क्या कोई बुरी बात है? नहीं, मेरे हिसाब से इस फील्ड में आने के बाद मुझे यही समझ में आता है कि हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमन ब्रेन में एक एडेप्टेशन और एक लर्निंग प्रोसेस तो है। अगर हम टाइमली ये चीज़ें करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे 3 चीज़ें बोली जाती हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बनने के लिए। पहला है ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जो कि वैसे तो हर डॉक्टर में होना चाहिए। दूसरा है आपका पेशेंस, कि आप कितना किसी को सुन सकते हैं विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। और तीसरा होता है ओरेटर। हमारी ब्रांच में ओरेशन का भी महत्व है, इवन आपके लिए भी, जिसको भी काउंसलिंग करनी है उसके लिए ये स्किल ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज अ पेशेंट लिसनर, ये मेरी क्वालिटी थी। आई वॉज हैविंग अ गुड ऑब्जर्वेशन। बाकी ओरेशन स्किल मेरे उतने अच्छे नहीं थे, बट आई हैव डेवलप्ड इट। ओरेशन के स्किल्स को मैंने धीरे धीरे डेवलप किया, और अभी अपन मेडिकल टीचर्स हैं तो हमें तो थ्रू आउट ये करना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली वन कैन डेवलप इट। इवन पेशेंट्स को भी सीखा जा सकता है। बहुत सारी ब्रांचेस में हम डॉक्टर्स की जब आजकल ट्रेनिंग कराते हैं तो उनको सिखाते हैं कि आप अपना स्किल एज अ पेशेंट्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल को या माइंडफुलनेस तरीके से आप कैसे और ऑब्जर्वेंट हो सकते हो। So these can be learned. ठीक है। तो अब मैं इस ब्रांच के आपसे प्रोज एंड कॉन्स, इनकम, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, ये सब पर भी पूछूंगा, लेकिन उसके पहले वो क्वेश्चन कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट तो समझते हैं डिफरेंस, लेकिन नीट एस्पिरेंट नहीं समझते होंगे, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे। आपके अंडर में साइकोलॉजिस्ट भी काम करते हैं? हाँ जी। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो नॉन मेडिकोस रहते हैं, मतलब नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट्स। उनके पास मेडिसिन का नॉलेज नहीं रहता है। साइकेट्रिस्ट एमबीबीएस क्वालिफाइड के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला एमडी इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। वी आर पीपल रिलेटेड विद मेडिसिन, और साथ में हम उसमें साइकोलॉजिकल एरियाज को और अध्ययन करते हैं। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं एमए साइकोलॉजिस्ट, बीए साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए एमफिल चल रहा है आजकल। कुछ लोग पीएचडी साइकोलॉजी में कर रहे हैं, कुछ लोग एमएससी साइकोलॉजी में कर रहे हैं, और ये सारे इसमें नॉन मेडिको से रिलेटेड हैं। लाइक दे कैन काउंसिल, दे कैन हैव अ आइडिया रिलेटेड टू सर्टेन साइकोलॉजिकल टेस्ट, they can have studied therapy, cognitive behavioral therapy या rational emotive therapy। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक थेरेपीज हैं जो कि किसी पेशेंट में हम लोग इम्पार्ट कर सकते हैं, और इनके रिजल्ट्स एज इट इज़ मेडिसिन से कंपेरेबल हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। तो अगर किसी को केवल थेरेपी या काउंसलिंग करानी है रहती है, तो नॉर्मली अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कि अच्छा ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, जिसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है।
तो साइकोलॉजिस्ट के और बहुत एरियाज हैं, जैसे काफ़ी टेस्टिंग में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, उसके अलावा काउंसलर्स रूटीन में हर जगह चाहिए रहते हैं। कोई आपको प्रोसीजर भी करना हो उसके लिए काउंसलर चाहिए, ऑर्गन डोनेशन करना हो उसके लिए काउंसलर चाहिए, HIV ART या कोई भी टेस्टिंग करनी है उसके लिए आपको काउंसलिंग चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट राइट मेडिसिन। Psychiatrists, they can write medicines, they can counsel, they can also try, अगर उनमें इंटरेस्ट है, उनके पास टाइम है, तो वो CBT या और चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि उनको अगर खुद ये चीज़ें करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, आप किसी और के साथ एसोसिएट ना होकर खुद भी करना चाह रहे हो, और आप इसके लिए सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं आफ्टर MD, या इवन MD के टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन, अभी कोविड में हमारे काफ़ी कलीग्स ने कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज किए जो उनको CBT के लिए ज़रूरी है, और उनको लगता है कि कई बार हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं। थेरेपी पार्ट एडिशनली हमें करना चाहिए दवाइयों के अलावा। ओके और साइकोलॉजिस्ट जैसे डिसीज नेम होते हैं, जैसे शिजोफ्रेनिया, ये या मैनिक बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इनको लेबल कर सकते हैं वो, या सिर्फ आप ही लोग डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। लेबल आप लोग करते हैं वो तो है। हाँ, डायग्नोसिस के लिए कुछ क्राइटेरिया है, हम लोग करते हैं, और ये डिजीजेस का क्लासिफिकेशन सिस्टम भी मेडिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो आई थिंक दे कैन एड टू इट, लाइक वो कुछ रेटिंग स्केल है उनके थ्रू क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। अच्छा, आप लगभग कितने साल हो गए अब आपको साइकेट्री करते हुए? 2002 में कंप्लीट किया था। मैंने अभी मेरा भी MD पीडिया हो गया। हाँ, अपने एक साथ ही सब किया। हाँ, तो हम लोगों को मतलब 22 इयर्स हो गए अभी। हाँ, अभी 24। यदि हम वो 3 साल ट्रेनिंग के मान लें, तो वो मतलब 25 ईयर्स से आप साइकेट्रिस्ट हैं। बिल्कुल। तो आपने इस दौरान में इस ब्रांच में क्या चेंजेस देखे, जहाँ तक इनोवेशंस की बात है, कोई न्यू मेडिसिन्स की बात है, या कोई न्यू प्रोसीजर्स की बात है, उसके रूप में, लोगों की अवेयरनेस या एक्सेप्टेंस के रूप में, और इसके आउटकम में आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एक्सेप्टेबिलिटी साइकेट्रिस्ट की क्या चेंजेस देखे हैं? अवेयरनेस पे तो डेफिनेटली बहुत चेंज है। 20-25 साल पहले की अवेयरनेस और अभी के अवेयरनेस में बहुत फ़र्क है। अभी जो मीडिया या OTT या हर जगह पे मतलब कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाता है या दिखाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर और ड्रामा, मूवीज़, इनका गहरा कनेक्शन है। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप मूवीज़ में भी डिस्प्ले करते हैं, तो उसमें आजकल आप खुद भी देख रहे हैं इतना ज़्यादा कोई ना कोई डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन होता है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे पैनिक अटैक हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर तो है ही है, लेकिन मैं बार बार ये न्यूरोटिक चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँगा कि ब्रेड एंड बटर साइकेट्री का क्या है, तो वो हो गया डिप्रेशन, मैनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन अगर आपको एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है साइकेट्री में, तो आपको न्यूरोसिस और न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम में आना ही पड़ेगा, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कॉमन है पूरी सोसाइटी में। अभी आप किसी से भी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वो डिप्रेशन और एंजाइटी की ही बातें करते हैं, या इवन सोमेटाइजेशन सिम्टम्स के साथ बातें करते हैं। तो जो डिस्कशन हुआ, मैं अवेयरनेस के बारे में बोलूँगा कि डेफिनेटली बढ़ा है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वगैरह जस्ट आ ही रहे थे। उसके पहले टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात की जाती थी जिसके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते थे, तो इससे बहुत चेंज आया है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक और कुछ एंटी डिप्रेशन जैसे SSRIs, ये सब उस दौरान आया था जब हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट स्टार्ट किया था, और इससे जो ट्रीटमेंट आउटकम है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इन डिसऑर्डर्स में। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आए हैं, जैसे कि ECTs को पहले मूवीज़ या किसी में भी हम लोग देखते थे तो वो ऐसे बहुत ही ट्रॉमेटिक या बहुत ही टॉर्चरस ट्रीटमेंट के तौर से दिखाया जाता था। हाँ, ऐसे शॉक लगा रहे हैं। करंट, हाँ, करंट पूरा फुल फॉर्म ECT मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें हम ब्रेन पे कुछ इलेक्ट्रोड रख के शॉक दिलाते थे। तो उसको बहुत ही बर्बर तरीके से दिखाया जाता था, बट उसको ग्रेजुअली मॉडिफाइड ECT के तौर में कन्वर्ट हुआ, जिसमें GA एनेस्थीसिया के साथ दिया जाता है, एंड इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। अगर किसी भी रिलेटिव को या किसी पेशेंट के
बारे में जब ECT का ऑप्शन पूछा जाता है तो बीइंग अ मेडिकोज भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं बहुत, हाँ। लेकिन हम लोग फिर अभी जैसे करंट लगाया जाए, हाँ करंट लगाया जाए, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, खास करके जब सीवियर डिप्रेशन के साथ सुसाइडल आइडियाज़ हो तो आप किसी से भी पूछ लेंगे, देखेंगे, और आप इवन अपने रिलेटिव्स में भी देखेंगे तो इस ट्रीटमेंट के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। तो ये ट्रीटमेंट हुआ, कुछ और सोमेटिक ट्रीटमेंट भी आए हैं, कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ स्लीप स्टडी से रिलेटेड टेस्ट वगैरह भी मैंने सुना। हाँ, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट है। हालांकि ये सब ट्रायल में है, और साइकोथेरेपी, ये जो सेकेंड जनरेशन साइकोथेरेपी, थर्ड जनरेशन साइकोथेरेपीज हैं, CBT, ये सब इस दौरान ही आए हैं। पिछले 15-20 सालों में इन पे बहुत और ज़्यादा अध्ययन हुआ है और अवेयरनेस आया है, और इवन अभी साइकोलॉजिस्ट की भी डिमांड्स काफ़ी हो गई है। नॉट ओनली साइकेट्रिस्ट, लेकिन साइकोलॉजिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए हर कोई पूछता है हम लोगों से कि कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट बताइए। फादर ऑफ साइकेट्री जो है वो हमारे सिगमंड फ्रॉइड, उनके समय से हिप्नोसिस आई थिंक काफ़ी यूज होती थी। ये है क्या एक्चुअली? क्या आप मुझे मतलब हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकते हैं? हिप्नोसिस के लिए सजेस्टिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एंड आई डोंट थिंक कि आप सजेस्टेबल हो कि आपको हम हिप्नोटाइज कर पाएंगे। तो हिप्नोसिस या ये साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपीज के जो टाइप हैं आजकल कम यूज़ होते हैं, और बहुत ही कम जगहों पे ये यूज़ होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस और भी बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे दूसरी साइकोथेरेपीज हो जिनको हम सेकंड थर्ड जनरेशन साइकोथेरेपीज बोल रहे हैं। इनका वैल्यू तो भी है डेवलप, जब आप किसी पेशेंट से बात करते हैं, जब आप उनके डायनामिक्स में जाते हैं कि आखिर क्या रीज़न साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, अगर आपको क्लासिकल वो डायनामिक्स जानने हो तो ये फ्रॉइड की जो थेरेपीज़ है वो यूज़ की जाती है। आजकल इसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी करते हैं कि आपने फ्री एसोसिएशन जैसा करा लिया, किसी से लिखने के लिए बोल दिया कि नॉन स्टॉप आप 15-20 मिनट लिख लो जो मन में आ रहा है, कुछ स्टोरी राइटिंग जैसा करा लिया, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट दिखा दिए कि उनके अंदर अनकॉन्शियस क्या चल रहा है जो कि बाहर आ सकता है। तो ये हिप्नोसिस एज सच आजकल कम यूज़ होता है। आपने 2 टर्म यूज किए, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स और साइकोटिक, बिल्कुल छोटे से में, हाँ। मतलब इजी वे में इन दोनों का डिफरेंस मेजर क्या है? इंसाइट का ही मेन डिफरेंस है कि मुझे ये बीमारी है कि ये मुझे बीमारी नहीं है। जैसे अगर स्किज़ोफ्रेनिया है किसी को तो वो बोलता है कि मुझे ये डिजीज नहीं है, जो मुझे लाया है उसको ये हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम मुझे लेबल कर रहे हो, तुम लेबल कर रहे हो, दुश्मन हो तुम मेरे। बिल्कुल, उसमें शक होता है, सस्पिशियस होता है, उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उनके थॉट्स जो है इरेशनल हो जाते हैं, बिलीफ सिस्टम डिल्यूशनल लेवल पे आ जाती है। कई बार वो हेलुसिनेट करते हैं, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो इमेजिनेटरी दुनिया में चले जाते हैं, रियलिटी से दूर चले जाते हैं। जबकि जो न्यूरोटिक डिजीज है उनको लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को हाँ मुझे बहुत स्ट्रेस है, और उस वजह से डिस्ट्रेस हो रहा होता है, हाँ बहुत परेशानी है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब दे आर हैविंग दीज थॉट्स ऑल्सो कि मुझे ये थॉट्स भी आ रहे हैं, मुझे मेरी आप हेल्प करिए। दे कम फॉर हेल्प, उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से मेरी मदद हो जाए। ये जितने भी आजकल हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिनको भी स्ट्रेस है, तो काफ़ी ये लोग हेल्प के लिए बात करते हैं। तो दैट मीन्स कि मे बी दे आर हैविंग अ न्यूरोटिक ट्रेट। ये बहुत ही हम आजकल ये न्यूरोसिस साइकोसिस वर्ड का क्लासिफिकेशन भी नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं या तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स है या माइल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो ये वाली चीज़ें बहुत कॉमन है, और इसी चीज़ को हमें बहुत ही अवेयर करना होता है ताकि ये चीज़ें सीवियरिटी में नहीं कन्वर्ट हों। तो हमारी डिजीज में अवेयरनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, रादर देन कि एक पेशेंट की डिजीज इतनी सीवियर कंडीशन में आए तो उसका प्रोग्नोसिस और बहुत सारी चीज़ें भी हैम्पर करता है। साइकोटिक डिसीज इसलिए भी टफ होती हैं ट्रीट करना, इन स्पाइट ऑफ की बहुत सारी अच्छी मेडिसिन आ गई, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर रहे होते हैं, रियलाइजेशन ही नहीं होता उनको। और डिल्यूजन वर्ड आपने यूज़ किया तो मुझे अभी तक याद है कि वो हम लोग आहूजा वगैरह पढ़ते थे ना, फॉल फर्म एंड फिक्स बिलीफ इज कॉल्ड एज डिल्यूजन, एंड हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन का डिफरेंस MBBS स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि इल्यूजन क्या है और हेलुसिनेशन क्या है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके अंडर में PG स्टूडेंट कितने हैं? हमारे यहाँ 3 स्टूडेंट्स पर ईयर हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं टोटल।
और अभी हमारे यहाँ जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 2 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, तो अभी 3rd बैच का एग्ज़ाम है। ओके, तो आपने इन लोगों के प्लेसमेंट, जैसे आपके समय आप इतने लीडिंग साइकेट्रिस्ट बन गए, आपके कंटेम्प्रेरी लोगों का आपने प्लेसमेंट कैसे देखा, जो आपके आसपास के जो सियान में भी होंगे या जीएमसी से भी होंगे? हाँ। तो वो सारे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल लाइक यू, और मतलब नहीं, क्या स्थिति मेरे है? हिसाब से तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने बॉम्बे से किया है, तो मेरे मैक्सिमम दोस्त नागपुर में हैं। तो नागपुर और जबलपुर में आप कनेक्शन देखती हो, तो बहुत सारे हम पर्चे भी देखते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस में हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस प्लस मेडिकल कॉलेज में हैं, कुछ लोग हेल्थ सर्विसेज में हैं। मेरे 1-2 जूनियर ने तो अपना एक डी एडिक्शन सेंटर्स का ही चेन खोला हुआ है महाराष्ट्र में। चेन, वाह। हाँ, मतलब और एक हॉस्पिटल भी किसी ने खोला है साइकेट्री का, वहाँ पर बहुत चलता है वो महाराष्ट्र में, एक है बहुत हाँ, मतलब कुछ हमारे कलीग्स ने साथ में मिलके भी खोला है, बट मतलब किसी को इंटरेस्ट था डी एडिक्शन सेंटर के लिए या डी एडिक्शन वाली फील्ड में, तो पहले उसने 10 बेडेड लिया, फिर 100 बेडेड का हुआ, फिर उसने आसपास के 1-2 जिलों में और भी खोला है, क्योंकि उसको डी एडिक्शन में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आई थिंक एवरीवन इज डूइंग गुड, एटलीस्ट ये समझ में आता है, दिखता भी है, लेकिन काफ़ी लोग इवन रिसर्च या मतलब उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे मेरे कुछ कलीग्स हैं, बॉम्बे में प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती है, फिर बाद में कर सकते हो आप जैसे प्रोफेसर बनते हो। तो उसमें से मेरे एक कलीग है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसने स्कूल मेंटल हेल्थ पे बहुत काम किया है। वहाँ पे नायर में उसने ऑटिज़म और उससे रिलेटेड एक डे केयर सेंटर की अलग से विंग कराई हुई है। तो नॉट ओनली मॉनिटरी बट पीपल आर डूइंग वेरी गुड इन इवन इन रिसर्च, या अपनी ब्रांच को और एक्सटेंड करते हुए। किसी को चाइल्ड साइकेट्री में इंटरेस्ट होता है तो दे वर्क फॉर देम, किसी को और फील्ड में रहता है, तो वो उस तरीके से पीपल आर डूइंग वेरी गुड। मुझे जहाँ तक जितने भी लोगों से मैं देखा हूँ, इवन हमारे कुछ कलीग्स ऑल इंडिया से थे, एक हरियाणा से था, उसका सेटअप भी बहुत अच्छा है हरियाणा में, एक पंजाब से था तो उसके भी डी एडिक्शन सेंटर काफ़ी अच्छे हैं। तो एवरीवन इज डूइंग गुड, रिसर्च में भी, एकेडमिक्स में भी और प्रैक्टिस में भी। बढ़िया। तो अब ये जो नए लड़के आपके जो एमडी करके जा रहे हैं, तो इनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, और यदि ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कितना टफ है नए लड़के के लिए प्रैक्टिस जमाना, ये थोड़ा सा बताएं। और आपके प्रोफेशन में मुझे एक रफ आइडिया देंगे आप, अर्ली और एक एवरेज और पीक इनकम तक कितना जा सकते हैं? जो कुछ लोग इसमें मनी माइंड रखते हैं कि हम अर्न करना है हमें, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। कुछ लोग जो है रिसर्च में, जैसे आपने बताया, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ टीचिंग्स में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट्स की क्या स्थिति है नए पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए? ओके, अभी एमपी में काफ़ी जगहों पे पोस्ट ग्रेजुएशन साइकेट्री में है, और कहीं कहीं पे 3 से ज़्यादा सीट भी हैं जहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इंदौर। तो वहाँ पे एवरी ईयर लाइक 5 से 6 पीजी स्टूडेंट्स भी पास हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीजी स्टूडेंट देखते हुए एमपी में अभी ऑलमोस्ट जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं, चाहे सिंगरौली हो, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर तो सबको मिल गया है, सबको इजीली मिल रहा है। हाँ, मिल गया, और नए खुलते जा रहे हैं। हाँ, नए खुलते जा रहे हैं। तो उसके बाद के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो ये हैं कि डिस्ट्रिक्ट, हम पहले गवर्नमेंट सेटअप पे आते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पे सब पे मन कक्ष है, एमपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मन कक्ष में उनको एक साइकेट्रिस्ट एनएचएम के थ्रू अपॉइंट करना होता है, और उनकी सैलरीज एनएचएम में कि बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे मेनली 4 या 5 ब्रांचेस के लिए ही एनेस्थीसिया, गायनी, पीडियाट्रिक्स और सिमिलरली साइकेट्रिस्ट के लिए भी हर जिले के लिए स्कोप है। और अभी एमपी में भी अगर थोड़े जिले छोड़ दिए जाएं आसपास के हमारे, तो बाकी हर जगह पे साइकेट्रिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और ये सब एमपी के ही हैं जहाँ पे एमपी में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अलावा अभी कुछ हमारे पास डी एडिक्शन से रिलेटेड फंड्स और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे डी एडिक्शन इज अ वेरी ग्लोबल फिनोमेना ना, तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ डी एडिक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चालू किए। जैसे मेरे यहाँ पर ही अभी ATF फैसिलिटी सेंटर चालू हो रहा है मेडिकल कॉलेज में, उसमें हम लोगों ने एक साइकेट्रिस्ट अपॉइंट किया है। ATF मींस एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एम्स दिल्ली से गवर्नमेंट है,
और उसमें लाइक हम लोगों को एक जो एड मिला है उसमें हम एक साइकेट्रिस्ट 2 काउंसलर्स को हम रख सकते हैं। तो उसमें भी हमें NHM के इक्वली 1.25 लाख का पैकेज है इनिशियली, तो वो दिया है। तो मेरे हिसाब से और ऐसे ही एक OST सेंटर जबलपुर में और है। इसके अलावा अगर जॉब्स की बात की जाए, OST क्या हो? ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, काफी अपना हम लोग पढ़ते थे मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन, जो लोग ब्राउन शुगर लेते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ हार्म रिडक्शन, कि आप किसी को IV अब्यूज करने से रोकना है तो आप उसको थोड़ी सी मात्रा में गोली के रूप में दे दो, जिससे कि कम से कम जो IV अब्यूज के जो साइड तो उसको बिल्कुल अच्छा ही लगेगा फिर। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट ही विल हैव सम कोटा, कि वो छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसको ओरली कुछ मिल रहा है तो IV अब्यूज से हट जाएगा, तो इट इज अ हार्म रिडक्शन। ऐसा सेंटर जबलपुर में भी है, उसमें भी एक साइकियाट्रिस्ट की पोस्ट है। तो गवर्नमेंट सेटअप में यू मे गेट अ पोस्ट जिसमें कि आप एज अ साइकियाट्रिस्ट काम कर सकते हो, और धीरे धीरे अगर उसमें भी सैचुरेशन होता जाता है तो आई थिंक कुछ ना कुछ और प्रोजेक्ट आते जाएंगे। अभी एडिक्शन आया है, तो सिमिलरली चाइल्ड साइकियाट्री से रिलेटेड भी कोई प्रोजेक्ट आ सकते हैं। अब लेकिन ये तो आगे की अगर हम पूछे तो प्रैक्टिस में जाने के लिए साइकियाट्री में बहुत जल्दी प्रैक्टिस नहीं सेट होती है। मान लीजिए उसमें लेटेंसी 2 साल करीब की तो होती है, और 2 साल करीब में आपका एक नाम होने लगता है। और साइकियाट्री प्रैक्टिस में पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा पेशेंट्स को लंबी दवाइयाँ चलती है, तो इसमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का बहुत रोल है। और काफ़ी पेशेंट्स अगर एक साइकियाट्रिस्ट से नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो उनको पता है एटलीस्ट कि ये साइकियाट्री की डिजीज है, तो दे गो टू अ डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट। तो इवन शफलिंग भी जो है पेशेंट्स की वो होती रहती है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे दे हैव टू बी सेटिस्फाइड। आपको किस पे विश्वास आ पा रहा है, किससे आपको फर्क आ रहा है ना, तो इसलिए शफलिंग भी बहुत कॉमन है। तो प्रैक्टिस इज और हाँ, अगर जैसे कोई नया है उसको लगेगा कि बहुत सैचुरेशन है, तो आप बॉम्बे में जब हम PG कर रहे थे तो बॉम्बे में तो ऑलरेडी उस टाइम पे सैचुरेशन था, बट मैं तो अभी अपने कलीग्स को देखता हूँ तो वो ऑलमोस्ट हर तरीके से सेटल्ड हैं। कोई ना कोई तो लोकेलिटी है जहाँ पे वो सेट है। तो और बहुत सारे शहर वैक्यूम है। साइकियाट्री आप जब आए थे मेरे ख्याल से 2nd या 3rd थे जबलपुर में आप। जोएल सर के बाद 4-5 लोग थे बस उस समय पे। अभी कितने होंगे इतने साल में? अभी भी 10-12 ही है। 25 साल में एक इतनी बड़ी सिटी में इसकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। अच्छा, आसपास के जिले हम ले लें, कटनी में, सतना में कितने हैं? तभी तो काफी साइकियाट्रिस्ट पेरिफेरी प्रैक्टिस भी जाते हैं। क्योंकि वहाँ मतलब एक सिटी में रहेंगे और फिर वीक में 2 बार यहाँ वहाँ चले जाएंगे, या महीने में पास में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी सर्विसेज मिल सके। पर धीरे धीरे अगर हर जिले में भी आ भी जाते हैं तो भी the way population is increasing, the way stress awareness is also increasing, कि टैबू भी कम होता जा रहा है कि आपके घर के सामने, मतलब मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, आपसे मिलना नहीं चाहिए। आपके डिपार्टमेंट आने में डर लगता है कि स्टाफ लोग देखने लगते हैं कि सर को कुछ होता नहीं गया। जी तो वैसा भी है ना, तो काफी लोगों को ऐसे लगता है कि यार इससे बात कर रहे हैं ज्यादा, और हम लोग भी आउट ऑफ द वे जाके कहीं बात नहीं करते, तो उनको लगता है कि मे बी दे आर मीटिंग फॉर दिस, काम हो रहा है। तो और एक और चीज आपने जो एंजाइटी और डिप्रेशन का बताया, ये दोनों को क्लब कर लें तो ये मैनकाइंड की सबसे कॉमन बीमारी है जी। मतलब ये किसी भी हाइपरटेंशन, कार्डियक इलनेस से ज्यादा कॉमन है एंजाइटी डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल तो उस हिसाब से तो साइकियाट्रिस्ट बहुत कम है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कम है, और काफी जो हमारे इश्यूज है ना वो हर फील्ड में कवर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एंजाइटी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं ज्यादातर फिजिशियंस के पास पहले जाएंगे। एंजाइटी के जो पेट वाले सिम्टम्स हैं, GERD जैसा होता है कि एसिडिटी हो रही है, भारीपन लग रहा है, डकारें आ रही है, तो गैस्ट्रो वालों के पास भी जाते हैं। पैल्पिटेशंस होने वाले फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। स्लीप की जो प्रॉब्लम्स है आजकल तो मतलब स्लीप स्पेशलिस्ट करके पल्मोनरी में, या इवन जनरल स्लीप स्पेशलिस्ट करके भी लोग बोलते हैं। जो साइकोसेक्सुअल एरियाज हैं जिसमें कि लिबिडो की प्रॉब्लम्स है, या फिर प्रीमैच्योर एजैकुलेशन है, या एंजाइटी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए भी अलग से सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट या अपने मतलब काफी लोग प्रोजेक्ट करते हैं।
एडिक्शन से रिलेटेड भी गैस्ट्रो में बहुत सारा, लिवर से रिलेटेड ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो मतलब ओवरलैप में बहुत ओवरलैप बहुत है। न्यूरोसर्जन, हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट से आपका कुछ ज्यादा ही ओवरलैप है। हाँ, काफी ओवरलैप है। उसमें क्या क्या बीमारियों में ओवरलैप हो जाता है? मैक्सिमम तो यही एंजाइटी और डिप्रेशन में, क्योंकि स्ट्रेस हेडेक या टेंशन हेडेक के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो हेडेक मतलब 80-90% स्लीप डिसऑर्डर्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं। स्लीप के भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अवेयरनेस इम्प्रूव होए, न्यूरोसिस या इस तरीके की डिसऑर्डर या उस सिम्टम्स के बारे में अगर अवेयरनेस आए, मेडिकल, आपको एमबीबीएस में अगर आप लोगों ने क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड की हो और आपको ये सिम्टम्स लग रहे हो, तो अगर आप अपनी फील्ड को ले जाना चाहें तो आप कितना भी आगे ले जा सकते हो। और अगर आप नहीं ले जाना चाहें तो फिर ऑब्वियसली हर फील्ड में देयर इज अ एनक्रोचमेंट ना, हर फील्ड में मतलब आप के अलावा भी बहुत से, अब जैसे डी एडिक्शन सेंटर जब तक पहले नहीं थे तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लोग ही चलाते थे, नशा मुक्ति केंद्र है या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। तो अगर कोई क्वालिफाइड बंदा अगर इस तरीके की प्रैक्टिस में आना चाहे, तो अपनी फील्ड को अगर अवेयर करना चाहे, तो आप अपनी ब्रांच को और आगे ले जा सकते हो और आप अपनी ब्रांच में और एक्सेल कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग फाइनली क्या चाहते हो। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ पेशेंस की कमी नहीं है, केवल आपके पास आए, आप अवेयर ऐसा करो कि आपके पास रहें। जो स्टिग्मा है साइकेट्री का, उसको हटाने का यही तरीका है कि आपको उनके समक्ष नॉर्मलिसी जैसा ही रहना होगा, जैसे कि हम लोग रहते भी हैं, बट आपका जो उनके साथ एसोसिएशन होगा, जो आपके साथ वो शेयर करते हैं, जो आपके साथ बात करते हैं, वो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने पूरे राज अपने घर के, अपने बारे में बता दिए। तो आपको बहुत वैल्यू करते हैं पेशेंट्स, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं आप उनकी लाइफ में। तो अगर आप उनके ट्रस्ट के साथ और आगे इस फील्ड के लिए भी बहुत काम करते हैं, तो आप अपनी ब्रांच में खुद भी और इस ब्रांच को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये स्किल तो डेवलप करना ही पड़ेगा। व्हेन यू आर टेकिंग दिस ब्रांच और आप पीजी में जा रहे हो, तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि हमें इस ब्रांच को बहुत ही आगे और ले जाना है। तो आपका इसमें एफर्ट्स होना चाहिए, इस फील्ड के लिए एफर्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग की, वो तो आप कमा ही लोगे। आजकल किसके पास है आधा घंटा टाइम सुनने का? अगर मैं नया प्रैक्टिस में आऊँगा और मेरा कलीग साइकेट्रिस्ट जो 40-50 मरीज देख रहा है, तो आप मरीज को ज़्यादा टाइम दोगे। तो अगर आपने पहली बार आधे घंटे मरीज से बात की और अगली बार वो मरीज ठीक हो गया, तो अपने साथ किसी को लेके ही आएगा। तो किसके पास टाइम नहीं है? धीरे धीरे सब लोग बिजी होते जाते हैं। पहले आप 10 जगह कॉल्स पे जाते हो, 10 अस्पताल में आपको विजिटिंग साइकेट्रिस्ट बुलाते हैं, देन यू रियलाइज कि ये पॉसिबल नहीं है। आप पीडियाट्रिक्स में बहुत जगह पहले जाते थे, देन यू रियलाइज कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ऑब्वियसली आप अपने कलीग्स से वो शेयर करोगे, आप अपने कलीग्स को वो ट्रांसफ़र करोगे, एंड इसी तरीके से होता रहता है। तो अर्निंग इन साइकेट्री चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, बाहर की बात भी हमने नहीं की, बट काफ़ी स्कोप है। काफ़ी लोग, जैसी एमडी होती है वो लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएसएमली करके यूएस हमारे काफ़ी कलीग्स ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में सेटल हैं। वहाँ के लिए अच्छी ब्रांच है। हाँ, और हमारे काफ़ी टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उस समय यूके से NHS ट्रस्ट के लिए रेगुलर साइकेट्रिस्ट की बहुत अच्छे पोस्ट निकले थे। तो हमारे जो टीचर्स जिन्होंने हमें यूजी लेवल पे पढ़ाया हुआ है, काफ़ी लोग यूके में है अभी तक। तो इंडिया हो या बाहर हो, साइकेट्री का बहुत ही अभी भी स्कोप है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ ट्रेन साइकेट्रिस्ट कम हैं। और इसमें आपको पेशेंट के साथ इन्वॉल्व जब होना पड़ता है, सुनना पड़ता है, हर किसी को लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम सुनाएं। तो जैसे ही आप पास आउट हो जाएंगे, आप इस फील्ड को अपने हिसाब से कि हम इतना ज़्यादा सुन पा रहे हैं, हम इमरजेंसीज करने को तैयार हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यार साइकेट्री लाइट ब्रांच है या इसमें इमरजेंसीज नहीं है। तो कोई भी नया साइकेट्रिस्ट अगर प्रैक्टिस में आएगा, तो उसको कुछ ऐसा शो करना पड़ेगा ना कि व्हाट एक्स्ट्रा ही कैन गिव इन प्रैक्टिस। तो वो कुछ बोल सकता है कि मैं थ्रू आउट अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ, या मेरी ये स्किल्स हैं, या मैंने ये और कर सकता हूँ, जिससे कि आपका एक नाम होना चालू हो जाए। ठीक है। शुरू में प्रैक्टिस जमाने में सिंसियरिटी, एटीट्यूड सब चाहिए होता है। आपको कंपटीशन बीट करना है तो, या फिर आप बिल्कुल वैक्यूम वाली जगह भी ढूंढ सकते हैं अपने लिए, जो कि है। अब इसमें जैसे मैं एक बता रहा था कि पीडियाट्रिशियन जो है,
एमपी में मेरे ख्याल से 150 पीडियाट्रिशियन हर साल प्रोड्यूस होते हैं, जी जबकि आपके साइकेट्रिस्ट तो मेरे ख्याल से 20-30 भी नहीं हो रहे होंगे, 30 हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। प्राइवेट सेटअप भी मिला लें कहीं पर हो तो हाँ मतलब तो इतना फर्क है 5 टाइम्स, मतलब इसका सैचुरेशन दर भी कम है, धीमा बन रहा है। आप ही खुद देखिए ना, 25 साल पहले आप चौथे साइकेट्रिस्ट थे यदि, तो अब 10-12 हैं जबलपुर में। हाँ, क्योंकि ऑल इंडिया से 1-2 सीट भरती है। हाँ। मान लीजिए हमारे यहाँ 3 है तो एक ऑल इंडिया से भरती, तो ऑल इंडिया वाले ज्यादा तो चले जाते हैं। हाँ। दूसरी 2 सीट में जो एमपी से रिलेटेड है, कुछ लोग अपने शहर में जा रहे हैं। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स से आप पूछ रहे थे ना कि वो कहाँ कैसे क्या सेट हुए हैं, तो काफी लोग ऐसा शिप कंप्लीट करके जो ऑल इंडिया से हैं, उन लोगों ने कहीं डी एडिक्शन सेंटर ज्वाइन किया, कोई यूएस असेंबली के थ्रू पहले से इंटरेस्टेड था तो वहाँ जा रहे हैं। और जो लोग एमपी में हैं तो किसी ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है और किसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और कोई अभी प्रैक्टिस में आ रहा है। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है कि प्राइवेट जो सेटअप्स होते हैं मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल किसी भी शहर में या कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो होते हैं, उनमें कम जॉब्स होते हैं इस फील्ड में, क्योंकि इंडोर नहीं होता इसका उनमें। हाँ इंडोर है, लेकिन अब जैसे कि कम्युनिटी साइकेट्री और जैसे मैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाली बात कर रहा था, तो उस हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी बाकी इंडोर की है। हमारे यहाँ जिस मेडिकल कॉलेज में तो 80% अगर ऑक्यूपेंसी बनी रहे तो हमारे एट अ टाइम 20-25 बेड फुल रहते हैं 30%। तो मेडिकल कॉलेज का ये सिस्टम है। कभी कभी प्राइवेट की बात तो प्राइवेट के लिए प्राइवेट जैसे सपोज अपना जबलपुर हॉस्पिटल हो, यहाँ पर जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं फॉर एग्जांपल, उसमें पेशेंट्स एडमिट होते हैं, बट क्योंकि साइकेट्री के लिए एक अलग रूल है। अगर आपको अपना साइकेट्री सेटअप करना है तो हम लोग मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत आते हैं। ओके। और उसमें हमें सेपरेट लाइसेंस लेना होता है कि हम लोग साइकेट्री पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं, बिकॉज उनके खास करके जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए जो रूल्स है वो यही है कि हमें उनके जो राइट्स है उनको प्रिजर्व रखना है। तो कोई भी एरा गैरा हॉस्पिटल इस तरीके से नहीं कर सकते, लाइक यू हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट। तो अगर आपने 10 बेडेड अपना हॉस्पिटल सेटअप करना चाहे तो देयर इज अ स्कोप कि आपको एडमिशन मिलेंगे। और जो जनरल हॉस्पिटल साइकेट्री है जो हम लोग अभी फेस करते हैं, उसमें ज़्यादातर पेशेंट पैनिक अटैक के साथ एडमिट होते हैं। काफ़ी पेशेंट स्ट्रेस की वजह से जब उनको सीवियर एंजाइटी होती है तब एडमिट होते हैं। डिप्रेशन बहुत सीवियर है कि खाना पीना छोड़ दिया तो एडमिट होते हैं। हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि फंक्शनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, बट उसका प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन। वो घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि बहुत बेहोश हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर है। डी एडिक्शन वाले पेशेंट, हाँ मैंने आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, बट अगेन उसके लिए मेंटल हेल्थ एक्ट वाले ज्यादा लगेंगे। तो एक साइकेट्रिस्ट चाहे तो अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकता है, छोटा? हाँ खोल सकता है, 10 बेडेड इजीली खोल सकता है। आपने कोई एग्जांपल देखे अपने बैच में? मेरे बैच के तो महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है। अच्छा। और सब लोग हॉस्पिटल एंड दे रन वेल, मतलब उनका रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से कई लोग आजकल कलीग्स वाली प्रैक्टिस है ना, कंबाइंड प्रैक्टिस है कि 3-4 साइकेट्रिस्ट मिलके भी हॉस्पिटल डाल रहे हैं ताकि किसी एक के ऊपर डेली ड्यूटी ना पड़े। लाइक 3 दिन में एक ड्यूटी पड़ेगी कि कभी रात में भी अवेलेबल है साइकेट्रिस्ट। ऐसे एक न्यू पोस्ट ग्रेजुएट सपोज क्लिनिक खोलता है, तो उस क्लिनिक शुरू में इतना नहीं चलता, तो उसको मल्टीपल डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से कॉल मिल जाएंगे। हाँ कॉल मिल जाएंगे, कॉल मिल जाएंगे। हाँ। और पर कॉल उसको, जैसे एक मिडिल सिटी है सपोज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इसमें क्या रेट मिल जाता है पर कॉल उनको? जैसे बाकी स्पेशलिटीज का रहता है, जैसे एक एमडी फिजिशियन 1000 रुपीज चार्ज करते ही होंगे, तो 600 to 1000 तो इजीली मिल जाता है। तो जैसे एक हॉस्पिटल गए, वहां से 2-3 कॉल एक बार में दिए, आ गए, फिर दूसरे ऐसा कर सकता है न्यू। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इनिशियली प्रैक्टिस में जो गैप है, वैक्यूम है, उसको फिल करने के लिए या तो हमें कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, कुछ घंटे के लिए हम एज अ साइकेट्रिस्ट काम करें। काफी लोगों को लगता है कि हमें या तो हॉस्पिटल सेटअप हो। तो जैसे आजकल ऐसा भी हो गया है कुछ शहरों में कि जैसे जबलपुर में भी ऐसा है कि कुछ जो बड़े 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, दे विल डेफिनेटली वांट कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट सही में उनके पास 2 से 3 घंटे भी बैठे, जो बड़ी अस्पताल है, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि हाँ ठीक है आप 3 घंटे हमारे साथ बैठो
और बाकी के टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे उनके न्यूरोलॉजी में कोई भर्ती है, हाँ। सर्जरी हुई है किसी की, उनको भी तो कई बार कन्विंस करने की जरूरत होती है ना, हाँ, उसके लिए भी वो लोग काउंसलिंग बुलाते के हैं। लिए तो काउंसलिंग। यूज कर ही सकते हैं, बट इवन जैसे एक ही पेशेंट साइकेट्री का आ जाए और दूसरी फील्ड वाला उसके साथ नहीं जस्टिस कर पाते ना, और उनको खुद भी लगता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप इसका काउंसलर करा लो, तो कई बार वो लोग केवल काउंसलर्स अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है। सिंपल जो हम लोग बात कर रहे थे एमए साइकोलॉजी वाले। बट अगर कोई साइकेट्रिस्ट चाहे तो शहर के जो रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी स्किल्स और अपनी प्रेजेंस से दे कैन गेट अ जॉब देयर आल्सो। ओके, साइकेट्रिस्ट की शादी होने में समस्या आती है? ये एक स्टूडेंट ने पूछा था कमेंट में। उसने पूछा भी नहीं था, उसने लिखा था, अरे सर साइकेट्री रिकमेंड नहीं करो, ये तो शादी नहीं होती इस ब्रांच में। मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था। अच्छा। ये जब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी उसकी याद आ रही मेरे को, तो जब मैं साइकेट्री ले रहा था तो उसने एक ही बात बोली थी कि इसमें शादी नहीं होगी, मत लो। और मुझे ये लग रहा था कि मेरे को एक इजी सेटलमेंट वाली ब्रांच है कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। 3 साल के बाद मतलब मेरा सब हो गया, ना डीएम की टेंशन ना कुछ, क्योंकि मेरे को शायद सेटलमेंट चाहिए था अर्निंग के लिए। मे भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है हर किसी के ना, तो मैंने कहा ये बात की बातें हैं, ये सब बात है, पहले मुझे सेट होना है, मैं देखूंगा। तो हो सकता है कि जो जैसे अरेंज मैरिजेस होती हैं या जो काफ़ी ऐसी वाली फैमिलीज रहती है ना जिनके प्रपोजल्स में लोग सोचते हैं कि यार ये अगर डॉक्टर है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट से शादी होना चाहिए, तो हो सकता है इस तरीके के प्रपोजल्स आपके लिए ना भी हो अरेंज मैरिज में। लेकिन अगर जैसे आपकी पर्सनालिटी या आपका प्रेजेंस या बहुत सारी चीज़ें आपकी अपीलिंग हैं तो शादी में क्या दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपकी वही बहुत प्यारी है। वो बहुत अच्छी मदर है वो। ठीक है। अब ये मैं पूछता हूँ कि डीएम का क्या इसमें रोल है, क्या डीएम करना चाहिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, और किन किन ब्रांचेस में डीएम आ रहा है या आ गया है? जी, साइकेट्री में जनरल साइकेट्री इतना चैलेंजिंग है अभी भी और इतना वास्ट है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि शुरुआत में तो डेफिनेटली अभी भी मुझे लगता है कि जनरल साइकेट्री में ही बहुत स्कोप है। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो कुछ जो अपकमिंग डीएम आ रहे हैं जो कि थोड़ा टफ है क्रैक करना, जैसे निमान से चाइल्ड साइकेट्री में होता है, सिमिलरली जीरियाट्रिक साइकेट्री का भी डीएम चल रहा है, एडिक्शन साइकेट्री में भी आने वाला है, फेलोशिप्स तो चल रहे हैं। तो आप चाहे और आपको एक ऑलरेडी सेटअप है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में ही किसी का ऑलरेडी साइकेट्रिक सेटअप है और आपको लग रहा है कि लाइक आपको यहीं पे ही सर्व करना होगा, तो यू में एक्सेल इट कि आपने चाइल्ड साइकेट्री में और कुछ कर लिया है, सो दैट आप एक और नया कुछ दे पाओगे अपने सेटअप को ही। बट अदरवाइज आज की डेट में तो अभी भी जनरल साइकेट्री में बहुत स्कोप है। ओके, आप इस ब्रांच में अपनी ओर से ऐसा कोई कॉन्स देखते हैं कि उसके पहले कॉन्स के पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये मुझे हर प्रोफेशनल से पूछना पड़ता है, ऐसा शायद ही कोई करियर हो जिसमें करियर काउंसलिंग के हिस्से में ये क्वेश्चन आता हो। तो ये क्वेश्चन हमारे फील्ड में आने लगा है, तो इसके लिए अथॉरिटीज़ को, यदि मेरा वीडियो कुछ बड़े आईएएस अफसर या वहाँ तक पहुँचता है पॉलिसी मेकर्स तक, तो हम लोगों का एक कंसर्न उनको सुनना चाहिए। वो ये कि मैं हर एक ब्रांच में पूछता हूँ, और क्योंकि बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में तो है कि लिटिगेशन और वायलेंस का रिस्क कितना है, मतलब इस ब्रांच में, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, तो हर ब्रांच का एक अलग अलग है इसमें। लिटिगेशन अभी मेट्रोस पे आ रहा है, बट मैंने अभी कुछ टाइम पहले प्रेजेंटेशन देखे थे मेडिको लीगल कुछ कॉन्फ्रेंस में, और ब्रांचेस के हिसाब से जितनी भी होती होंगी 10-15 ब्रांचेस मान लें, इवन सुपर स्पेशलिटी को भी अलग से मान लें, तो साइकेट्री में तो लिटिगेशन अभी भी बहुत कम है। बहुत कम है, वंडरफुल। हाँ, बहुत कम है। मतलब मैं देख रहा था उस पूरे टेबल में तो लास्ट के सेकंड या थर्ड पे था, और उसके ऊपर ह्यूज एडवांटेज। हाँ, मतलब मुझे अच्छे से याद है ये, क्योंकि उसमें 7 ही केसेस दिखा रहे थे, और बाकी तो अलग अलग ब्रांचेस में आपको भी पता है। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर्स का एग्रेसिव बिहेवियर या हमारी अब्यूज या कुछ भी फॉर्म इस तरह का। हमारी ब्रांच पे जो साइकोटिक पेशेंट्स रहते हैं ना, वो थोड़ी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, अर्ली नहीं डायग्नोसिस हो पाता, तो डिजीजेस कई बार क्रॉनिक हो जाती है, तो घर वाले बहुत परेशान रहते हैं पेशेंट्स के साथ। तो अगर
और आपको वो पूरी बातें सुना चुके हैं, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जब बार बार मिलना होता है तो वो एज अ पर्सन आपको भी समझते हैं। तो हमने तो ऐसे बहुत ज़्यादा वायलेंस या इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी हैं, क्योंकि मतलब फेन लोग ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो देखा जाए तो, है ना वो और उनके रिलेटिव्स खुद ही बोलते हैं कि हमारे, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि जो एक गुडविल है कि आप किसी मेंटली इल पेशेंट के डॉक्टर हो, उसकी जो रिगार्ड्स मुझे पेशेंट की नज़रों में दिखती है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। हाँ, मैंने देखा कि पेशेंट जो साइकोटिक होते हैं विदाउट इनसाइड भी, वो अपने फैमिली मेंबर से ज़्यादा अपनों पे भरोसा करते हैं कि नहीं मैं तो, है ना, ऐसे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया। तो वो रिगार्ड्स देते हैं और उनके आईज पे भी दिखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि इफ़ यू आर क्वाइट, मतलब ये चीज़ें तो बहुत आपको आगे भी पढ़ाई जाएंगी कि आपको इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, बट हमारी फील्ड में तो भी ये चीज़ें अभी भी कम हैं। एक और इसमें आपने क्वेश्चन पूछा था ना, अपार्ट फ्रॉम प्रोज एंड कॉन्स, लिटिगेशन एंड वायलेंस, हाँ ये तो बोल दिया। हाँ, हमारी फील्ड का एक है, अगर कोई साइकोटिक पेशेंट है या कोई एडिक्ट पेशेंट है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो हमें सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसा बचाते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट डिल्यूशनल लेवल पे होते हैं, उनको कई बार ऐसे लगता है कि डॉक्टर हम भी मिला हुआ है परिवार वालों के साथ, तो आपके प्रति होस्टाइल हो सकते हैं। मतलब प्रॉज एंड कॉन्स में एक ये चीज है जिसपे साइकोटिक पेशेंट्स आपके ऊपर हावी होके आपके ऊपर वायलेंट अटैक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। तो इस चीज के लिए बचने के लिए, जैसे आप पीजी में आते हैं तो आपको बहुत सारे तरीके सिखाए जाते हैं कि आपको कैसे कन्फ्रंट नहीं करना है पेशेंट को, आपको कैसे उनके वाइब्स को पहचाननी है कि वो वायलेंस हो रहा है। आपको अपनी टेबल, जैसे जुएल सर हैं, आप कभी भी उनके स्टूडेंट थे तो बोलते थे मेरी टेबल बिल्कुल खाली रहती है, कभी कोई फेंक दे, पता नहीं, हाँ, कोई पेपर वेट तो वो बिल्कुल खाली रखते हैं। टाई के लिए बोलते थे हमेशा जुएल सर की टाई तो बिल्कुल नहीं पहनी है मैंने, कोई खींच लेगा। तो हमारे जहाँ बॉम्बे में हम पीजी कर रहे थे तो हमारे बॉसेस बोलते थे 2 दरवाजे का चैम्बर होना चाहिए क्लिनिक पे, जैसे आपके 2 दरवाजे दिख रहे हैं मुझे कि आप यहाँ बैठे हैं, आपकी एक्सेस हो कि अगर आप पेशेंट को नहीं कन्फ्रंट कर पा रहे तो एटलीस्ट आपको रन अवे की हो। तो ये चीज़ है। मेरे 1-2 कलीग वाइल पोस्ट ग्रेजुएशन के उनके ऊपर अटैक हुआ था पेशेंट का ही, बट ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। मैंने बोला ना कि दवाइयों के माध्यम से, अर्ली अवेयरनेस से आपको बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें कम हैं। मेरे साथ तो आज तक ऐसा एपिसोड नहीं आया है, और मेरे पीजीज के साथ भी मैं देखता हूँ कि ऐसा मेरे को अभी इतने 5 साल में तो नहीं सुनने में आया कि पेशेंट, लेकिन पहचान जाते कि ऐसा ये करने वाला है, तो हमें अलर्ट और अवेयर रहना पड़ेगा। ये एक ज़रूर आपको, अब हमारे लड़कियों के लिए बोलते थे ना कि साइकेट्री की ब्रांच है, पेशेंट्स इतने वायलेंट होते हैं, आप कैसे करोगी। तो लड़कियों के लिए भी अभी साइकेट्री में बहुत ज़्यादातर तो अभी 70% तो गर्ल्स ले रही हैं। अच्छी ब्रांच है लड़कियों के लिए, 70% ले रहे हैं, और उनके अंदर भी वो काउंसलिंग स्किल्स काफ़ी होती है ना, दे आर गुड काउंसलर्स। वर्क लाइफ बैलेंस इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, नाइट वाइट आप कर सकते हैं, ऑल डेथ का रिस्क नहीं है, अपना चॉइस से वो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि एक नया लड़के को स्टार्टिंग सैलरी या अर्निंग किसी भी रूप में, कॉल हो, प्रैक्टिस हो, मिनिमम कितने से स्टार्ट होगा, और आपने अपने आसपास अपने सीनियर्स या अपने जूनियर में पीक एक एस्टिमेशन किसी शहर में, सपोज भोपाल, इंदौर जैसे शहर में, या मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में पीक अर्निंग किस लेवल तक जा सकती है इस फील्ड में? 2 चीज़ें। इसके पहले मैं बच्चों को एक चीज़ बता दूं जो आपने पता नहीं ऑब्जर्व की है कि थी, मैंने देखा है कि साइकेट्रिस्ट में सबसे ज़्यादा फेम और सेलिब्रिटी स्टेटस पाने की पोटेंशियल होता है। मेडिसिनल साइड की जितनी भी ब्रांचेस है उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि टीवी पर छाए रहते थे डॉक्टर कृष्णन चोग वगैरह पूरे टाइम, क्योंकि कहीं कोई वायलेंस हुआ तो वो उनसे ओपिनियन, आपसे भी पूरा अखबार भरे रहते, कितनी बार आपसे ओपिनियन लिया जाता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम, तो है ना, कोई भी कैलेमिटीज हो जाए, अभी भूकंप ही आ जाए कहीं पर तो आपसे लिया जाएगा कि बाकी लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं भूकंप की टीम में गया था जब भूकंप हुआ था, तो वी वर अपार्ट फ्रॉम अदर स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट भी गए थे। तो ऐसे तो ये जो मीडिया अटेंशन सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट को मिलता है,
चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन कि अर्निंग को लेकर इनिशियल एंड पीक अर्निंग कहाँ तक हो सकती है? पीक अर्निंग तो जैसे भी आपको भी पता है, जितना आप चाहें होना चाहिए। एक रफ एस्टिमेट इन लोगों को ये बहुत पूछना देखिए, होता है। 1 लाख तक स्टार्टिंग हो सकता है पर मंथ। और पीक भी अगर आपने, जैसे मैंने 2 साल का वो टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, 2 इयर्स वाला, तो 2 साल का अगर आपका टाइम पीरियड अच्छे से गया और आपने बहुत अच्छी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो, इंक्लूडिंग पेरिफेरी, काफी लोग अपनी मेडिसिन भी डिस्पेंस करते हैं आजकल, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है ना। तो अगर आपको सैलरी या उस चीज से बढ़ानी हो तो मतलब दे टेक दिस ऑल्सो, तो मे बी 4-5 lakhs तक आप 2 साल के बाद कर सकते हो। 4-5 lakhs रुपीज पर मंथ जस्ट आफ्टर 2 months, यदि आप 2 years, हाँ, अगर आपने ईमानदारी। कुछ लोग जो हॉस्पिटल वगैरह खोल लेते हैं अपना, वो तो उसमें तो बहुत ही होगा फिर हॉस्पिटल सेटअप के लिए। तो जैसे इंडोर में अगर आप किसी को 10 बेडेड भी ले रहे हो तो ऑब्वियसली 10 lakhs तक तो 10 lakhs प्लस होगा। हाँ। अब जैसे जबलपुर में तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेटअप में एक भी साइकेट्री हॉस्पिटल नहीं है, तो ये तो वैक्यूम सब जगह पड़ा हुआ है। भोपाल में भी आई थिंक नहीं है। एक एक करके भी आता जाएगा ना, तो आपके इनिशियली 4-5 बेड तो आपको भर ही सकते हैं। मतलब 3-4 साइकेट्रिस्ट नए लड़के मिलकर चाहें तो, बिल्कुल। और ये क्योंकि आपने बताया उस रूल की वजह से, कौन सा मेंटल हेल्थ एक्ट की वजह से हर कोई नहीं खोल सकता। और धीरे धीरे ये होगा ही। जैसे अभी नहीं, कोई मैनिया का पेशेंट हो तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेटअप में 2-4 दिन के लिए तो रख ही देते हैं। बट देर सवेर धीरे धीरे ये एक्ट और जैसे ही अवेयरनेस में आता है तो फिर साइकेट्रिस्ट ही करेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप की भी चांसेस, जैसे आपने बताया कि कुछ आपके बैचमेट्स ने मुझे बताया आपने कि चेन खोलनी है डी एडिक्शन सेंटर्स की। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का भी इसमें चांस है, आपको स्कोप है कि डी एडिक्शन सेंटर्स आप 100 खोल देते हो सपोज। और डी एडिक्शन के लिए आपको हर 3-3 महीने मिनिमम रखना होता है। और एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा पब्लिक में। मतलब अब तो मतलब अल्कोहल तो एक तरह से एक्सेप्टेंस हो गया पूरी तरह। बहुत कॉलेजेस में, अब तो मेडिकल कॉलेजेस में भी सब तरह की दवाओं, मतलब इसके एंट्री होते जा रही है एडिक्शंस की। एडिक्शन में अल्कोहल के अलावा अभी मेडिकल स्टूडेंट में गांजा इंटेक भी बढ़ता जा रहा है। तो एडिक्शन वाला तो सेटअप बहुत ज्यादा चलते हैं। अगर कोई अच्छा सेटअप देना चाहे। और अगर किसी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप की, तो काफी रिहैब होम्स होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, डिमेंशिया केयर टेकर होम्स रहते हैं, जिसमें जैसे आजकल काफी बच्चे जो है बाहर है, पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, तो कई बार हमसे पूछते हैं कि हमारे बाद क्या होगा इनका, लाइक हमारे पेशेंट की केयर कौन करेगा यहाँ पे, या ओल्ड एज में प्रॉब्लम है, डिमेंशिया डेवलप हो गया है, उसको कौन देखेगा, ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है। तो रिहैबिलिटेशन होम्स का भी बहुत स्कोप है। डे केयर पे भी आप कर सकते हो, या इवन इंस्टीट्यूलाइज करके, या मतलब इंडोर वाले भी कर सकते हो। तो ये अपने आप में अगर आपने अच्छी सर्विसेज दिए किसी में भी, हालांकि ये सब टीम एफर्ट है, इसमें नॉट ओनली साइकेट्रिस्ट and maybe you will require certain other staff. बट ये नई जनरेशन ना, ये हमसे बहुत बेटर है। मैनेजरियल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, हम लोग तो बस यही सोचते थे छोटा सा एक क्लिनिक हो जाए, है ना। ये लोगों के पास बहुत सारे मौके हैं, और ये दूसरे प्रोफेशनल्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एमबीए को कोलैबोरेट करके, मैं तो बोलूँगा डॉक्टर्स को कि आप लोग ना ये विजन अपना ब्रॉडन करो, और एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट ब्रांचेस में इसके स्कोप्स को ज़रूर तलाशो। साइकेट्री का आपने बहुत अच्छा एस्पेक्ट मुझे बताया, मुझे नहीं पता था ये बात कि इसमें चेन इस तरह की खोली जा सकती हैं। और एक्ट अपने आप में हर्डल है कि हर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता इसमें। नहीं, कोई कॉर्पोरेट आके जंप कर जाए, क्योंकि ये एक्ट की वजह से इतना आसान नहीं है। और ये आप भी तो नशे मुक्ति केंद्र भी एक्ट के अंदर आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि नशे मुक्ति केंद्र को एग्जेम्पशन था, तो काफी एनजीओस, बहुत सारे तो ये काम एनजीओस ही करते हैं, बट अब उनको भी एक्ट के दायरे में है। तो इवन इफ एनजीओस आर आल्सो डूइंग, तो दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, एडिक्शन सेंटर्स, ये सारी चीज़ें नीड रहेंगी। अभी सब लोगों का जो लॉन्गेटिविटी है, एज स्पैन है, दवाइयों से पेशेंट भी अच्छे चलते रहते हैं, तो आगे के लिए उनका क्या, लाइक एवरीवन विल आस्क कि हमारे बाद इनका क्या, पेशेंट्स का क्या होगा। तो ये एक स्कोप इसमें और है। तो वंडरफुल डिस्कशन था डॉक्टर रायचंदानी, इतनी डीप इंसाइट
मैं जो इस फील्ड में इतने साल से और आपका फ्रेंड हूँ, उसके बावजूद मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी, तो इन लोगों को तो डेफिनेटली मदद करेगा। मैं समराइज करता हूँ चीज़ों को, आप जी। कुछ गलती होगी तो मुझे बता देना। बिल्कुल। समराइज, नीट एस्पिरेंट्स के लिए आपको साइकेट्रिस्ट बनना है तो नीट यूजी आपको देना होगा। नीट यूजी के बाद एमबीबीएस 5.5 साल करके आप नीट पीजी देंगे, जो कि नेक्स्ट भी हो सकता है आगे चलकर। 3 साल की एमडी या डीएनबी साइकेट्री करेंगे और यू आर नाउ अ साइकेट्रिस्ट। मेडिकल कॉलेजेस में आना हो तो आपको 1 साल की एसआरशिप करनी होगी, और नहीं तो फिर बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब दूसरे तरीके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, गवर्नमेंट में हैं, एनजीओज में हैं, ये आपको मिल सकते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिक्स सैलरी जॉब उतने ज़्यादा नहीं होंगे इस फील्ड में, लेकिन आपको फ्रीलांसिंग कॉल्स मिल जाएंगे जो आपकी इनिशियल सेटलमेंट या 1-1.5 लाख रुपए महीना इनिशियली लाने के लिए पर्याप्त होंगे। 2-3 साल की मेहनत के बाद आप 3 to 5 लाख रुपीस पर मंथ के ब्रैकेट पर पहुंच जाएंगे। आप अर्निंग का बहुत ज़्यादा टारगेट रखते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप या हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोच सकते हैं और अपनी अर्निंग को बहुत बढ़ा सकते हैं। आप यदि लीडिंग प्रैक्टिशनर भी हैं तो भी मेरे ख्याल से 10 लाख प्लस अर्न हो जाएगा। हाँ। मतलब यदि सिर्फ लीडिंग, जैसे किसी सिटी का लीडिंग कोई प्रैक्टिशनर साइकेट्री में, उसका हॉस्पिटल नहीं है, तो भी आई थिंक 10 लाख प्लस आराम से वो पर मंथ अर्न कर रहा होगा, जहाँ तक अर्निंग की बात है। बेहद अनसेचुरेटेड ब्रांच है और इसका सेचुरेशन दर भी कम है। इमरजेंसीज डेथ लाइफ की नहीं है, कुछ इमरजेंसीज हैं जो यंगस्टर्स इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना। और लड़कियों के लिए वंडरफुल ब्रांच है। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए, जैसे कि गुड लिसनर होना या अच्छा लगना, लेकिन वो पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। कम्युनिकेटर होना, जैसे कि डॉक्टर रायचंदानी बहुत अच्छा बोल नहीं पाते थे पब्लिकली, लेकिन अब वो प्रैक्टिस से बोलने लगे। तो जो पर्सनैलिटी ट्रेट लैक कर रहे हैं वो भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। लास्ट थिंग, गुडविल है, गुडविल है, गुडविल है। हाँ, पेशेंस आपको क्रेडिट देते हैं बहुत ज्यादा, हाँ। मतलब, और लिटिगेशन रिस्क नहीं है, वायलेंस रिस्क नहीं है। तो क्या ब्रांच है, बदलेंगे आप? पीडियाट्रिक आप ले लो, कुछ ऐसा छू कर होता है तो मैं कर देता हूँ, पीडियाट्रिक आप में पहुंचा देता हूँ। साइकेट्री में पीडियाट्रिक्स आपकी फर्स्ट चॉइस पीडियाट्रिक थी और मेरी साइकेट्री थी फर्स्ट चॉइस। मैं अच्छा साइकेट्रिस्ट होता है या नहीं होता? बहुत होते हैं। इतनी एम्पैथी सब डॉक्टर्स में नहीं है, मतलब सब में एम्पैथी इंपॉर्टेंट है साइकेट्री के लिए ना, कि आप दूसरे की पीड़ा के बारे में समझ पा रहे हैं। तो यू कुड हैव, आप तो वैसे भी मीडिया फ्रेंडली हो, आपके बहुत सारे साइकेट्री में जैसा ग्लैमर आप बोल रहे थे ना, काफी अपीलिंग होता है, तो वैसा ग्लैमरस आपका पर्सनालिटी है, तो आप डेफिनेटली और अच्छा करते हैं। तो फिर जादू देखता हूँ कहीं एक्सचेंज का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।